हेलो एंड गुड इवनिंग टू यू ऑल। सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार, नमस्कार। कैसे हैं आप? मेरा नाम है सौरभ शर्मा और आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 के क्लास 9th एंड 10th चैनल पे, जिसे जाना जाता है अड्डा किसका? कामयाबी का। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने अपने घरों में हैं और जोरों शोरों के साथ तैयारियों में भी लगे हुए हैं। तैयारियां तो करनी भी पड़ेगी ना बच्चों। अब तो आ गए हैं अब आप लोग के एग्जाम, और आप लोगों की इन्हीं तैयारी को बेहतर करने के लिए हमने भी शुरू कर दी आप लोगों के लिए एग्जाम्पलर सीरीज। और इस एग्जाम्पलर सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आज का टॉपिक हम देख लेते हैं। तो बच्चों, आज हम अपनी इसी एग्जाम्पलर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 8.2 के बारे में। एक्सरसाइज 8.2 को आज हम यहां पे खत्म करने वाले हैं। तो आज कंप्लीट एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन हम यहां पे देखने वाले हैं। सबसे पहले आज के सेशन की हम शुरुआत तो करेंगे एक मोटिवेशन के साथ। डोंट गिव अप, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। कि सर, जो ग्रेट थिंग्स, जो बड़ी चीजें होती है ना, उनको होने में समय लगता है। तो अपने जो ड्रीम्स आप लोगों ने देखे हैं उनको पूरा करने के लिए आपको उतना ही डेडिकेशन, उतना ही टाइम देना पड़ेगा। तो इसलिए कभी भी बच्चों, हमेशा उतार चढ़ाव तो जीवन में हमेशा चलता रहेगा, लेकिन कभी भी हार नहीं माननी है। इसी मोटिवेशन के साथ करते हैं अपने आज के सेशन की शुरुआत। तो देखिए, स्क्रीन पर आएगा अब आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 8.2 क्वाड्रिलेटरल्स, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले देखो कहता क्या है। डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। कि कोई एक पैरेललोग्राम ABCD है जिसके दो डायगोनल्स AC और BD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट O के ऊपर। आपको OA की लेंथ दी हुई है 3 सेंटीमीटर, OD की लेंथ दी हुई है 2 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन करने बोला है AC एंड BD की लेंथ। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो, पैरेललोग्राम आपको बोल रहा है, तो सबसे पहले अगर आपने एक पैरेललोग्राम बनाया, कि सर समझते हैं इसको फिगर के जरिए कि ये एक हमने पैरेललोग्राम बना दिया, नाम हमें दिया हुआ है ABCD, तो ABCD ये आपने इसको नेमिंग भी कर दी। अब आपको इसके डायगोनल्स की बात हो रही है, तो डायगोनल्स भी इसमें आप ड्रॉ कर दोगे कि सर इसके दो डायगोनल्स हैं, एक है AC, एक डायगोनल AC हो गया और दूसरा डायगोनल BD, और ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट O के ऊपर। करेक्ट। अब आपको दिया हुआ है क्या है कि सर OA की लेंथ, OA ये रहा, तो इसकी लेंथ कितनी दी हुई है कि सर 3 सेंटीमीटर। OD की लेंथ कितनी दी हुई है कि सर ये वाली लेंथ है 2 सेंटीमीटर। अब आपसे क्वेश्चन में पूछता है AC और BD की लेंथ आप बताइए। तो AC क्या है? कंप्लीट डायगोनल की लेंथ। BD क्या है? कंप्लीट डायगोनल की लेंथ। तो आपको पता है एक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? हमेशा बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर ये बाइसेक्ट करते हैं तो हम लिखेंगे सिंस AC and BD bisect each other, so OA is equal to, ये वाली साइड OA is equal to क्या होगा? OC के। OA OC के इक्वल होगा और OD OB के इक्वल होगा कि सर OD is equal to OB। करेक्ट। अब आपसे क्वेश्चन में पूछता है सबसे पहले कि आप AC की लेंथ बताओ। तो AC को क्या मैं लिख सकता हूं कि सर OA प्लस OC लिखा जा सकता है। अब OA प्लस OC, सॉरी, OA प्लस OC लिखा जा सकता है। OA की लेंथ आपको ऑलरेडी गिवन है 3, OC की लेंथ OA के इक्वल है, यानी कि सर ये भी 3 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे सर यहाँ पे 3 + 3 इक्वल टू कितना हो गया सर? 6 सेंटीमीटर। तो देखिए कितना इजीली आपने AC की लेंथ कैलकुलेट कर दी। इसी तरह से आपको यहाँ पे BD की लेंथ भी पूछ रहा है क्वेश्चन में, BD की लेंथ, और BD को मैं कह सकता हूँ कि सर OB प्लस OD, और OB और OD की लेंथ कितनी है कि सर अगर OD हमें 2 सेंटीमीटर गिवन है तो OB भी कितना होगा सर? 2 सेंटीमीटर लेंथ का। तो अगर मैंने लिख दिया सर 2 + 2 इक्वल टू कितना हो गया सर? 4 सेंटीमीटर। कितना सिंपल आपने इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट कर दिया, है ना? अमेजिंग, इजीली आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो एक्सरसाइज 8.2 एग्जाम्पलर का, एक्सरसाइज 8.2 एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 8.2 का ये क्वेश्चन नंबर 1 था। हमने इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आगे बढ़ते हैं, बिना देरी करे अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 अब क्या कहता है? डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, गिव रीजन टू योर आंसर। कि क्या एक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? तो अगर मैं बात करूं सर एक पैरेललोग्राम की, कोई भी अगर एक पैरेललोग्राम है जैसे A B
सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है, तो इसमें दो डायगोनल्स होते हैं, एक होगा AC और दूसरा होगा इसका डायगोनल BD। और क्या ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं? जरा बताओ। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज याद है कि सर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो ये कहती है कि डायगोनल के अकॉर्डिंग, हम जब हमने इसकी प्रॉपर्टीज देखी थी तो एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर नहीं होते। परपेंडिकुलर किस में होते हैं कि सर एक तो रोम्बस के अंदर होते हैं और दूसरा स्क्वायर के अंदर होते हैं। सिर्फ रोम्बस और स्क्वायर ही ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं जिसमें डायगोनल एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, सर ये स्टेटमेंट क्या हुआ, क्या ये परपेंडिकुलर है? नहीं है। तो हम लिखेंगे कि सर इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल्स bisect each other but they are not परपेंडिकुलर, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स है ये स्टेटमेंट। आंसर लिख दोगे, बहुत ही सिंपल सा। अगर आपको प्रॉपर्टी ध्यान है पैरेललोग्राम की तो इजीली आप इसको समझा सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है क्वेश्चन नंबर 3 में, कैन द एंगल 110, 80, 70, 95 बी द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, वाई और वाई नॉट? तो अब सर ये क्या, ये चार एंगल्स मुझे अगर गिवन है कि इसे ए, इसे एंगल B, इसे एंगल C और इसे अगर एंगल D मैं कहता हूं, तो अगर एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल के अगर ये चार एंगल्स हैं तो मुझे पता है क्वाड्रिलेटरल्स की एंगल्स की प्रॉपर्टी से हम बताते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है? हमेशा 360 डिग्री। तो अगर मैं इन सभी ABCD 4 एंगल्स को अगर मैं ऐड करूं और इनका सम अगर 360 आता है तो मैं कह दूंगा हाँ सर ये एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हो सकते हैं। और अगर सम 360 डिग्री नहीं आया तो फिर मैं कहूंगा कि सर ये इसके एंगल्स नहीं हो सकते। तो अगर हम यहां पे इन सभी एंगल्स को ऐड करके देखें कि सर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D अगर हम करें तो एंगल A की वैल्यू कितनी है? 110 डिग्री। एंगल B की वैल्यू कितनी है कि सर 80 डिग्री। एंगल C की वैल्यू कितनी है? सर 70 डिग्री। एंगल D की वैल्यू कितनी है कि सर 95 डिग्री। करेक्ट। अब इन सबको ऐड करके देखें तो 110 में अगर आप 80 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 190। करेक्ट। 190 के अंदर अगर आप 70 और ऐड कर दो कि सर 19 के अंदर अगर 17 ऐड करूंगा तो 26 होता है, 0 और लग गया, 260 हो गया। अच्छा 260 में अगर मैं 90 ऐड और कर दूं तो कितना होगा सर? 350 और 5 और ऐड कर दिया जाए तो सर ये आता है कितना? 355 डिग्री। अरे सर इन सभी एंगल्स का सम कितना है? 355 डिग्री, विच इज मैं लिखूंगा सर ये जो है ये इक्वल नहीं है किसके? सर 360 डिग्री के। 360 डिग्री इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये सभी एंगल्स नहीं हो सकते। नो, दीज आर नॉट द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। नो, बड़ा बड़ा आप लिख दोगे सर नो, नो दे कैन नॉट बी, they cannot be an angle of a quadrilateral. Quadrilaterals. इजीली आपने इसका आंसर कर दिया। रीजन आपको समझ में आया कि सर क्यों हो सकते हैं और कब नहीं हो सकते, कब हो सकते हैं और कब नहीं हो सकते। अगर इन सभी का सम 360 आ जाता तो मैं कह देता हाँ सर फिर हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 को करने का तरीका भी हमने सीख लिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD A प्लस D इज इक्वल टू 80 डिग्री है, व्हाट स्पेशल नेम कैन यू गिव टू दिस क्वाड्रिलेटरल? कि सर अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल है, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल है, अब उसमें अगर A और D एंगल्स का सम क्या है सर? 180 डिग्री। तो अगर मैं कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करके देखूं कि सर ABCD कैसा भी कोई भी आपने एक क्वाड्रिलेटरल जस्ट ड्रॉ किया, नाम लिखा अगर ABCD, तो आपको पता है कि सर A और D ये कैसे एंगल्स हैं कि इन दोनों एंगल्स का सम अगर 180 दे रहा है, इन दोनों एंगल्स का सम कैसा दे रहा है? 180 दे रहा है। तो ये दोनों एंगल्स कैसे? एडजेसेंट एंगल्स हैं। और इन दोनों का सम अगर 180 दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये वाली लाइन जो है वो इस वाली लाइन के पैरेलल है। बात करेक्ट हुई, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। लेकिन सर मुझे A और B के बीच में या C और D के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया, ना ही A और C ना ही B और D के बीच में कोई रिलेशन दिया। तो मुझे तो सिर्फ ये पता लग रहा है कि ये दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री कब हो सकता है? इसका मतलब कि सर ये दोनों लाइंस तो पैरेलल है कि सर
ये जो लाइन है डी सी और ये जो लाइन है ए बी, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। अब ये बाकी की दोनों लाइंस कैसी भी हो सकती है सर, हो सकता है पैरेलल हो जाए, हो सकता है नॉन पैरेलल हो, लेकिन यहाँ पे कोई और कंडीशन नहीं दी हुई है तो मैं मान के चलूंगा कि सर तो पैरेलल नहीं है। अब आप बताओ कि सर अगर सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल की सिर्फ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स अगर पैरेलल होती है तो इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को आप क्या बोलते हो कि सर एक ट्रेपेजियम बोलता हूं। तो इसका आंसर क्या बोलोगे, व्हाट स्पेशल नेम डू यू गिव टू दिस क्वाड्रिलेटरल कि सर इससे हम कहेंगे ट्रेपेजियम। समझ में आ रहा है कितना इजीली आप गैस कर पा रहे हो कि सर कैसा क्वाड्रिलेटरल है, इसका क्या आंसर होगा। सिर्फ हम उसके यहां पे प्रॉपर्टीज अगर हमें याद है ना क्वाड्रिलेटरल की, तो आप इजीली इन सभी क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये भी सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, व्हाट स्पेशल नेम टू इज गिवन टू दिस क्वाड्रिलेटरल। कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करें तो उसके अंदर टोटल कितने एंगल्स होते हैं सर, 4 एंगल्स होते हैं, और उन सभी 4 एंगल्स का सम कितना है सर, सभी 4 एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, और सबके सब अगर इक्वल है, मैं लेट करता हूं, लेट एंगल्स आर कितने हैं सर, x डिग्री के। अब एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर 4 एंगल्स होते हैं तो सबके सब एंगल x डिग्री के, तो x प्लस x प्लस x प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। करेक्ट, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। सम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल से हमने लिख दिया, तो यहां से x प्लस x प्लस x प्लस x कितने x हो गए सर, 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी सर, 90 डिग्री। अब एंगल x की वैल्यू 90 डिग्री है, इसका मतलब कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों एंगल्स अगर इक्वल है तो इसका मतलब वो एंगल्स कितने डिग्री के होंगे सर, 90 डिग्री के होंगे। तो वो उस ऐसे क्वाड्रिलेटरल को आप क्या स्पेशल नाम से बुलाओगे सर, 2 क्वाड्रिलेटरल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। कौन कौन से आप बोलोगे सर, एक तो रेक्टेंगल और दूसरा स्क्वायर। ये तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आए हैं, तो हम इसका स्पेशल नेम कह सकते हैं कि सर या तो रेक्टेंगल होगा और या फिर स्क्वायर होगा, ये हम इसका स्पेशल नाम दे सकते हैं। तो इजीली आपने क्वेश्चन नंबर 5 पे समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, कि सर एक रेक्टेंगल के डायगोनल जो होते हैं इक्वल एंड परपेंडिकुलर, इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, गिव रीजन टू योर आंसर। क्या कहोगे कि सर अगर कोई रेक्टेंगल होता है तो क्या उस रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल और परपेंडिकुलर होते हैं, क्या रीजन दोगे कि सर अगर हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज देखें तो एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी डायगोनल के अकॉर्डिंग ये कहती है, देखो रेक्टेंगल ऐसा ही बनता है, करेक्ट। अब रेक्टेंगल अगर ये ऐसा ही बनता है तो अगर इसको नाम दे दूं कि सर ए बी सी डी, तो अगर इसकी प्रॉपर्टीज मैं पूछूं कि सर ये 2 डायगोनल्स हो गए इसके, बी डी और ए सी, ये 2 डायगोनल्स हो गए जो एक दूसरे को इस पॉइंट ओ के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। डायगोनल के अकॉर्डिंग अगर हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज याद करें तो वो कहती है कि सर इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो लेंथ में इक्वल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, कि सर ए सी इज इक्वल टू बी डी होता है सर। तो डायगोनल्स इक्वल तो होते हैं सर, ये तो ट्रू है, लेकिन क्या वो परपेंडिकुलर होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि सिर्फ परपेंडिकुलर तो सर सिर्फ तब होते हैं जब या तो क्वाड्रिलेटरल कैसा हो, रोम्बस हो, या फिर कैसा हो, स्क्वायर हो। तो रेक्टेंगल के अंदर तो परपेंडिकुलर नहीं होते, तो हम फिर क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर तो नहीं होते। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ? नो, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। हम कह देंगे नॉट ट्रू, या कह सकते हो आप फॉल्स है स्टेटमेंट। हम यहां पे लिखेंगे सर AC इज नॉट परपेंडिकुलर टू BD, BD पे परपेंडिकुलर नहीं होता। ठीक है, ये आपने इसका रीजन दिया कि सर ये इसका आंसर हो गया, नॉट ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं था। रीजन समझ में आया? ठीक है, प्रॉपर्टीज याद है तो इजीली आप इन सभी क्वेश्चंस को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी एग्जामिनर के एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7, ये आपसे कहता है कैन ऑल द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बी ऑब्ट्यूज एंगल, गिव रीजन टू योर आंसर। क्या कोई क्वाड्रिलेटरल के सब एंगल्स ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल होना पॉसिबल है। आप सोचो जरा, अभी जब हमने बात करी थी कि सर अगर मान लो सब के सब एंगल्स इक्वल भी हैं, सबके सब एंगल्स इक्वल भी हैं, तो उस केस में भी आपके पास आया था कि सर अगर ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो उस केस में हमने बोला था ऑल एंगल्स विल बी ऑफ 90 डिग्री। अभी हमने बात करी थी
क्वेश्चन हमने किया था ना, तब आपने देखा था कि सर अगर कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जिसके सब के सब एंगल्स इक्वल हैं तो उस केस में एंगल कितना होता है 90 डिग्री का। अब अगर 4 एंगल्स हैं 90 डिग्री के, सर ये भी 90 का, दूसरा एंगल वो भी 90 डिग्री का, तीसरा एंगल वो भी 90 डिग्री का और फोर्थ एंगल जो है वो भी 90 डिग्री का। अब अगर मेरे को ये ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्ट्यूज एंगल के केस में क्या होगा कि सर एक्यूट एंगल तो क्या होते हैं लेस देन 90, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं कि सर मोर देन 90 डिग्री। तो अगर कोई भी एंगल की वैल्यू अगर मैं इंक्रीज करूंगा कि सर 90 से ज्यादा होता, सपोज ये अगर ये मैं कहता कि सर ये अगर सपोज 100 डिग्री का ही हो जाता तो इन तीन में से कोई भी एक एंगल क्या होगा सर डिक्रीज होगा, क्योंकि एंगल्स का सम तो कितना होता है सर 360 डिग्री होता है। इन सभी एंगल्स का सम अगर किया जाए तो 360, मतलब एक को अगर आपने बढ़ाया तो उसके प्रोपोर्शन में जितना आपने एक को इंक्रीज किया है ऑब्ट्यूज बनाने के लिए तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। सर ये डिक्रीज होकर कितने डिग्री हो जाएगा 80 डिग्री, 80 डिग्री। तो क्या ये एक्यूट एंगल, क्या ये ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा कि सर नहीं सर। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि सर एक क्वाड्रिल के सभी एंगल्स, सबके सब एंगल्स 90 डिग्री से ज्यादा के हो जाए। अगर 90 डिग्री से ज्यादा के, सपोज अगर आपने बोल देते कि सर 91 डिग्री के ही सबके सब एंगल्स जो है वो 91 और 91 डिग्री के हैं, तो अगर मैं इन सब का सम करूं तो क्या इनका सम 360 डिग्री आएगा कि सर नहीं, इन सब का सम 360 डिग्री नहीं होगा। तो जब 360 डिग्री नहीं होगा तो फिर वो क्वाड्रेटर ही नहीं कहलाएगा। तो इस केस में हम बोलेंगे सर ये स्टेटमेंट जो है ये सही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, या हम कहेंगे दिस नॉट पॉसिबल कि एक क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल्स ऑब्ट्यूज एंगल्स नहीं हो सकते। और ऑब्ट्यूज की जगह अगर सपोज यहां पे एक्यूट भी लिखा हुआ होता, एक्यूट भी होता, तो क्या आप आंसर देते कि सर क्या एक क्वाड्रिल के सब एंगल्स एक्यूट एंगल हो सकते हैं? वो भी पॉसिबल नहीं कि सर 90 से छोटा अगर मैं 89 भी करता ना तो 89 अगर 89 भी कर देता तो एक्यूट एंगल कहलाते सब के सब एंगल्स, लेकिन उनका सम करूंगा तो सर 360 डिग्री नहीं होगा, 360 डिग्री नहीं होगा। तो उस केस में हम कह देंगे ये भी पॉसिबल नहीं है, वो भी पॉसिबल नहीं था। तो अगर क्वेश्चन में आपसे यहां पे जैसे क्वेश्चन हमने करा ऑब्ट्यूज एंगल के लिए, सपोज इसको एग्जाम में आपको चेंज करके एक्यूट एंगल भी करके भी पूछ लेता तो भी आंसर आप कहते हैं नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपने इजीली समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आपसे क्वेश्चन क्या कहता है, एक ट्रायंगल है एबीसी, ABC एक ट्रायंगल है जिसकी साइड AB की लेंथ 5 सेंटीमीटर, BC की लेंथ 8 सेंटीमीटर, AC की लेंथ 7 सेंटीमीटर, D और E क्या है रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ DE। तो सबसे पहले मुझे जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैं डायग्राम तैयार करता हूं। तो एक ट्रायंगल बोल रहा है सर, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ये ABC, नाम दे दिया सर, ये A, ये B और ये C। ABC एक ट्रायंगल। अब मुझे AB की लेंथ दी हुई है कितनी सर, ये 5 सेंटीमीटर गिवन है। BC की लेंथ दी हुई है कितनी कि सर 8 सेंटीमीटर, ये गिवन है। AC की लेंथ दी हुई है कितनी सर, ये 7 सेंटीमीटर गिवन है। आपको क्वेश्चन में कहता है D क्या है, D एंड E रेस्पेक्टिव द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC, कि D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, तो AB का मिड पॉइंट सपोज ये है पॉइंट D, और E क्या है BC का मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट ये रहा सर, ये सपोज पॉइंट E। ठीक है, तो इन दोनों, अगर हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ रखी है तो मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को जॉइंट करे एक लाइन के थ्रू तो वो तीसरी साइड की क्या होती है, पैरेलल, तीसरी साइड के पैरेलल भी होती है और उसके हाफ के इक्वल भी होती है। तो हम यहाँ पे फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम हम कह सकते हैं D और E मिड पॉइंट है, तो सो DE इज पैरेलल टू थर्ड साइड AC, DE AC के पैरेलल भी होगा और DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ये भी हम कह सकते हैं। ये किससे कह रहे हो कि सर फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम, फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम, हम मिड पॉइंट थ्योरम के जरिए इसको लिख सकते हैं। अब आपसे D की लेंथ पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर कि सर ये D की लेंथ ही तो बताओ, ये D की लेंथ ही तो मुझे कैलकुलेट करनी है, AC के हाफ के इक्वल है, तो AC की लेंथ आपको पता है 7 सेंटीमीटर, तो DE इज इक्वल टू क्या कहोगे सर 1/2 ऑफ 7। अब 7 का हाफ कितना होता है कि सर 3.5, तो आंसर दे दोगे 3.5 और यूनिट लिखना मत भूलना, सब सेंटीमीटर में है तो आंसर इसका भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो DE की लेंथ कितनी हो गई 3.5 सेंटीमीटर। इजीली आपने इस क्वेश्चन का आंसर भी कैलकुलेट कर दिया है ना, सिंपल, कितना अमेजिंग। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कर रहे हो आप लोग बच्चों, क्लास 9 के चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रेटर्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एक्सरसाइज 8.2 का ये क्वेश्चन नंबर 8 था, ये भी हमने सॉल्व कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है कि इन दिस फिगर
it is given that BDEF and FDCE are parallelogram। कि सर ये हमें दिया हुआ है BDEF यानी कि ये क्या एक पैरेललोग्राम है। इसी तरह से आपको FDCE ये भी दिख गया, ये भी एक पैरेललोग्राम आपको खुद दे रहा है क्वेश्चन के अंदर कि सर ये BD, ये देखो सर ये इसके बारे में बात कर रहा है BDEF, और दूसरा कि सर ये इसके बारे में बात कर रहे हैं सर ये देखो ये दोनों क्या बोलता है कि सर ये दोनों क्या है, पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। कैन यू से दैट कि BD जो है वो CD के इक्वल होगा, वाई और वाई नॉट, कि BD जो है वो CD के इक्वल होगा क्या सर। BD ये रहा, CD ये रहा। तो देखो सर हम सबसे पहले लिखते हैं कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है सिंस BDEF एक पैरेललोग्राम है। ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कहती है कि इसके ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, हमेशा इक्वल होती है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर BD जो है वो EF के इक्वल होगा, कि सर यहां से हम कह सकते हैं BD इज इक्वल टू EF होगा। सिमिलरली इस पैरेललोग्राम FDCE में ये भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसमें भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी, तो इसकी साइड DE क्या वो भी EF के इक्वल होगी। तो हम लिखें सर CD इज ऑल्सो इक्वल टू EF। अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कहता, इसे इक्वेशन नंबर 2 कहता, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कि सर BD जो है वो भी EF के इक्वल है, CD जो है वो भी EF के इक्वल है। तो दोनों अगर EF के इक्वल है तो आपस में भी दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि सर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं कि सर BD इज इक्वल टू CD। क्या यही आपको प्रूफ करने के लिए बोल रहा था, क्या यही आपको प्रूफ करने के लिए बोल रहा था। हाँ सर BD इज इक्वल टू CD, यही तो हमें बताना था। तो इसका रीजन के साथ हमने इसका आंसर भी कह दिया। ये इस क्वेश्चन का आंसर है ना, सिंपल। कितना इजीली आप देख रहे हो, आप एक एक क्वेश्चंस को कितना इजीली, अमेजिंग, आसानी से आप इन सभी क्वेश्चंस को करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये एक और फिगर दिया हुआ है, आपको बोलता है कि सर ABCD एंड AEFG, ABCD एंड AEFG ये दोनों क्या है, पैरेललोग्राम्स हैं। एंगल C की वैल्यू 55 डिग्री देता है, तो एंगल F की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। कि सर ये पैरेललोग्राम दे रहा है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, AEFC ये भी एक पैरेललोग्राम है, और ये एंगल मुझे गिवन है कितना सर 55 डिग्री का, करेक्ट, यही आपको गिवन है। और ये वाला एंगल F जो है ये मुझे डिटरमाइन करने के लिए बोल रहा है, करेक्ट। डायग्राम से यही समझ में आया सर। तो अब आपको खुद बोल रहा है कि सर ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कहती है कि इसमें ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो लिखें सर, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज याद है तो अब हम इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि सिंस ABCD ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 55 डिग्री, करेक्ट लिखोगे। सिमिलरली ये AEFG वो भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब अगर ये भी पैरेललोग्राम है तो इसके भी ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। सर एंगल A एंगल F के इक्वल होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, करेक्ट। अगर मैं इसे सपोज इक्वेशन नंबर 1 कहता, इसे सपोज इक्वेशन नंबर 2 कहता, तो यहां से लिख सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से कि सर एंगल A एंगल C के इक्वल, एंगल A एंगल F के इक्वल, तो इसका मतलब एंगल C और F भी क्या हुए, इक्वल हुए। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। तो यहां से हम लिखेंगे सो एंगल F इज इक्वल टू, एंगल C की वैल्यू तो पहले से पता थी ना सर 55 डिग्री। ये लीजिए सर, एंगल F की वैल्यू आपने पूछी थी, ये हमने कैलकुलेट कर दी इजीली। एंगल F हमें डिटरमाइन करना था, हमने सॉल्व करके बता दिया। ये भी कितने डिग्री होगा सर 55 डिग्री का। 1 मिनट के अंदर आसानी से, देखो प्रॉपर्टीज याद है तो इजीली आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो।
है ना अमेजिंग, है ना इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैन ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बी एक्यूट एंगल? अभी थोड़ी देर पहले तो हमने बात करी थी सर, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही तो मैंने आपसे क्वेश्चन बताया था कि क्या एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं? आपने कहा था नो। क्यों सर? अगर ऑब्ट्यूज एंगल जस्ट ऑब्ट्यूज, देखो सर 90 डिग्री वाला एंगल क्या कहलाता है? एक राइट एंगल, राइट एंगल से जस्ट बड़ा अगर मैं 91 डिग्री भी लेता, 91 डिग्री एंगल भी लेता, तो उन सभी एंगल्स को अगर मैं सम करके देखूं तो उन सभी का सम क्या होता है सर? 360 डिग्री से ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अब अगर मैं उससे कम करूंगा तो उस केस में भी सम क्या हो जाएगा? 360 डिग्री से कम हो जाएगा। आपको अभी तो रीजन बताया था, तो आप इसमें बोलोगे सर एक अगर किसी क्वाड्रेंट के सब एंगल्स इक्वल भी मानूं तो वो 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री और लास्ट वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, तो उस केस में इनका सम होता है 360 डिग्री। अब सम तो इन सब का 360 डिग्री करना है, तो अगर किसी एक को मैंने एक्यूट बनाने के लिए थोड़ा सा कम किया कि सर 89 डिग्री किया, तो सम में भी तो कम होगा, तो उस सम को बराबर करने के लिए मुझे एक को बढ़ाना पड़ेगा, 91 डिग्री करना पड़ जाएगा, तब बाकी के एंगल्स 90 और ये 90 का होगा, तब जाके सम 360 डिग्री होगा। तो क्या अगर एक को मैंने एक्यूट एंगल बनाया तो दूसरा एक्यूट रहा क्या? नहीं सर, ये तो इंक्रीज कर गया, ये तो ऑब्ट्यूज एंगल बन गया। तो क्या ये पॉसिबल है? नो, नो सर, ये पॉसिबल नहीं है। दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। ये क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बी राइट एंगल? गिव रीजन टू योर आंसर। क्या एक क्वाड्रिलेटरल के सब एंगल्स राइट एंगल हो सकते हैं? क्या कहोगे, यस या नो? सोचो जरा। अरे इतनी देर से, अभी तो हमने क्वेश्चन भी जब सॉल्व किया था कि सर अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल्स इक्वल हैं तो उस केस में एंगल की वैल्यू क्या थी कि सर 90 डिग्री थी। तो क्या ये पॉसिबल हुआ कि सर सबके सब एंगल 90 डिग्री के हो जाएं? यस सर, डेफिनेटली दिस कैन बी पॉसिबल। तो हम कहेंगे यस सर, दिस कैन बी पॉसिबल। और ये तब पॉसिबल होता है जब ऑल एंगल्स आर इक्वल होते हैं। ऑल एंगल्स of a quadrilateral are equal। और उस केस में एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? सर ऑल एंगल्स आर इक्वल, और वो कितने डिग्री के होते हैं? सर 90 डिग्री के होते हैं। और ऐसा कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल के अंदर होता है? उन क्वाड्रिलेटरल्स को हम क्या नाम देते हैं कि सर या तो होगा उसका नाम स्क्वायर, या फिर होता है सर और रेक्टेंगल। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 जब किया था तब भी हमने देखा था कि सर हमने बात करी थी क्या ऐसा पॉसिबल है एक क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या स्पेशल नाम से जानते हैं? तो हमने कहा था कि सर अगर ऑल एंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब ऑल एंगल्स आर राइट एंगल एट 90 डिग्री। और ये कौन से क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनका नाम हम क्या बोलते हैं? या तो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल। ये दो ही ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं जिसमें ऑल एंगल्स 90 डिग्री के आपको देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये भी हो गया सॉल्व, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बाइसेक्ट ईच अदर इफ एंगल A इज 35 डिग्री, एंगल B डिटरमाइन एंगल B। कि आपको क्या बोला है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD और उसके डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? सर ऑब्वियस सी बात है, सब के सब हमने पढ़ रखे हैं। तो उसमें से पैरेललोग्राम सबसे मेन है पैरेललोग्राम, जिसमें डायगोनल एक दूसरे को हमेशा बाइसेक्ट करते हैं। तो हमें ये पता लग गया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये क्वाड्रिलेटरल एक्चुअल में क्या है? ABCD क्या है एक्चुअल में? एक पैरेललोग्राम है। तो यहां पे हमने बताया कि सिंस डायगोनल bisect each other, so ABCD is a पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। अब ABCD अगर एक पैरेललोग्राम है तो सर इसमें A और B, एंगल A मुझे गिवन है और एंगल B मुझे डिटरमाइन करने बोल रहा है। अगर मैं कोई भी एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करके देखूं कि सर ये देखो, आपने कोई भी एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करके देखा तो ये A, ये एंगल B, ये एंगल C और ये एंगल D। तो एंगल A और B ये दोनों कैसे एंगल्स हैं? एडजेसेंट एंगल्स हैं। और एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है? ऑलवेज 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे सिंस एंगल A
and angle B are adjacent angles of a parallelogram. So एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना होगा कि सर 180 डिग्री, ये रीजन हम देंगे। तो एंगल ए की वैल्यू आपको गिवन है कि सर 35 डिग्री और एंगल बी आपसे पूछ रहा है तो ये लिखा सर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से अगर मैं बोलूं तो एंगल बी की वैल्यू आप क्या बताओगे सर 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री। अब 180 में से 35 अगर लेस कर दिया तो बोलो कितना आएगा कि सर 145 डिग्री। 145 डिग्री ये एंगल बी की वैल्यू हो जाएगी। यही आपको डिटरमाइन करने के लिए बोल रहा था। आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया, हुआ ना इजीली। आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया इजीली। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 13 ये भी हमने सॉल्व कर दिया। एक के बाद एक सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जितना इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए एनसीईआरटी की बुक होती है उतना ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए एग्जाम्पलर भी है। तो बच्चों ये सब जब आप लोग को बोर्ड्स के जरिए भी ये बुक्स प्रोवाइड कराई गई है तो आप जो रेफरेंस बुक्स और भी पढ़ते हो तो साथ में एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करो, क्योंकि ये बोर्ड्स के जरिए है। देखो आपको पता है एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बोर्ड की जो बुक्स होती है उसी में से आते हैं। तो या तो एनसीईआरटी या फिर एग्जाम्पलर, इनको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस करवा रहे हैं, एक एक एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज। एनसीईआरटी के ऑलरेडी सॉल्यूशंस आप लोग को प्रोवाइड करवा दिए बच्चों, हम लोगों ने आप लोग के ऑलरेडी सेशंस ले लिए। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पलर की बारी है। और बच्चों आप लोग को ये भी कहना चाहूंगा कि जब अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी के जो मैंने सेशंस आप लोगों के लिए लिए थे उन सेशंस को अगर आपने कहीं मिस कर दिया तो आप लोग ज़रूर जाके प्लेलिस्ट में जाके देखें। आप लोगों के लिए क्लास 9 की कंप्लीट मैथ्स की प्लेलिस्ट तैयार है, जिसमें इस बार आपके टर्म 2 के अंदर जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उन सभी चैप्टर्स का कंसेप्ट के साथ सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज आपको सॉल्व करे हुए मिलेंगे। तो बच्चों उन सब के थ्रू आप ज़रूर देखें, जिसमें मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि अक्सर इन सभी क्वेश्चंस, ये जो एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये सभी क्वेश्चंस जो हैं ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड हैं कि अगर क्वाड्रेटर्स की प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से पता है तो आप इजीली इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर जाओगे। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं याद है तो आपको दिक्कत आएगी इन सभी क्वेश्चंस के अंदर। तो इसीलिए बच्चों मैंने जब आप लोगों को एनसीईआरटी सॉल्व करवाई थी तब उस केस में मैंने एक स्पेशल सेशन लिया था। सिर्फ एक सेशन ऐसा मैंने भी लिया था जिसमें मैंने सभी टाइप के क्वाड्रेटर्स और इनकी प्रॉपर्टीज, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, चाहे वो रोम्बस हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, ट्रेपेजियम हो या काइट हो, हर एक क्वाड्रेटर्स की मैंने प्रॉपर्टीज आपको वहां पे लिखवा रखी है और मैंने उसको याद करने का तरीका भी आप लोगों को बताया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने वो सेशन मिस करा है तो पहले ज़रूर उस सेशन को भी आप लोग देख लें, तो आपको ये सभी क्वेश्चंस बहुत ईजी सॉल्व होते हुए दिखेंगे, बहुत ईजिली। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इक्वल। कि कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके ऑपोजिट एंगल्स क्या हैं सर, इक्वल हैं। अगर AB की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ CD। क्या दोगे आंसर कि ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है कि सर कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके ऑपोजिट एंगल्स क्या हैं सर, इक्वल हैं। तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल आपको दिखते हैं? पैरेललोग्राम। भाई पैरेललोग्राम भूल गए? अरे सर पैरेललोग्राम होता है तो इसका मतलब हम लिखेंगे सिंस ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है। अब अगर एक पैरेललोग्राम है तो अगर मैं एक पैरेललोग्राम जस्ट रफली ड्रॉ करके देखूं कि सर ये A, ये B, ये C और ये D, मुझे पता है ABCD पैरेललोग्राम है। अब AB की लेंथ मुझे दी हुई है कितनी कि सर 4 सेंटीमीटर। तो मुझसे पूछ क्या रहा है सर, CD की लेंथ, ये वाली साइड की लेंथ पूछ रहा है। अब एक पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है कि सर ये लेंथ अगर गिवन है तो ये लेंथ आप बता सकते हो। एक पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो हम लिखेंगे सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, so opposite sides are equal, it means AB is equal to CD। so यहां से हमारे पास आ जाएगा सर CD की लेंथ भी कितनी होगी सर 4 यूनिट लिखोगे सेंटीमीटर। इजीली प्रॉपर्टी पे बेस देख रहे हो, अब सभी क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर दिया,
सभी क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर दिया। तो आई होप बच्चों आज के सेशन के अंदर हम जितने भी क्वेश्चंस करें आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ अगर आपको इनके सभी के सॉल्यूशंस चाहिए, ये मैं आप लोगों को अभी इस सेशन के जस्ट खत्म होने के बाद आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा, जहां से आप इन सभी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिए हुए हैं, जिनके जरिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। इस पर आपको सभी सेशंस की रेगुलर अपडेट्स और नोट्स सब प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। अब आज जो हमने इतने सारे क्वेश्चंस करे, तो अब फिर बनता है सर होमवर्क देना तो बनता है। तो आज होमवर्क में मैं आप लोग को 2 क्वेश्चंस देके जा रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 है डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, गिव रीजन टू योर आंसर। दूसरा क्वेश्चन है 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इक्वल, इज इट ए पैरेललोग्राम, व्हाई और व्हाई नॉट। 2 क्वेश्चंस हैं, तो प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये भी आपके सामने 2 क्वेश्चंस आज मैं आप लोगों को देके जा रहा हूं। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके इनका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो आप लोग के कमेंट्स का मैं वेट करूंगा। ठीक है, ये तो आज के होमवर्क की बात हो गई। अब नेक्स्ट क्लास जब होगी तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे इस क्वाड्रिलेटरल चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, क्वाड्रिलेटरल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3 पे। एक्सरसाइज 8.1 कल हमने कर ली थी, आज हमने एक्सरसाइज 8.2 कर ली। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 8.3 भी सॉल्व करेंगे। उम्मीद है बच्चों आज के सेशन के अंदर जितने भी क्वेश्चंस करवाए, जितने भी कंसेप्ट्स आपको पढ़ाए, सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अपनी तरफ से सेशन को लाइक जरूर करना, अपने अपने दोस्तों, स्कूल फ्रेंड्स को भी बताना, उन्हें भी शेयर करना। ये शेयर करना आप लोग की जिम्मेदारी है बच्चों। ठीक है, लाइक कर देना हमारे लिए गुरु दक्षिणा हो जाएगी कि हम इतनी मेहनत जो आप लोग के लिए करते हैं इसका हमें भी थोड़ा सा फल मिलेगा। तो बच्चों सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना और अपने कमेंट्स भी करना, जरूर बताना मुझे कि आप लोगों को सेशन कैसा लगता है। मैं जो पढ़ाता हूं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आता है, तो अपनी तरफ से सेशन में कमेंट जरूर करना बच्चों। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं और इस तरह के अमेजिंग सेशंस का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, तो बच्चों रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए आप जल्दी से कीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक, जिससे मिलते रहेंगे आपको सभी सेशंस की रेगुलर अपडेट्स। इसी जोश के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात करूंगा अपनी अगली क्लास के अंदर। तब तक खूब पढ़ाई कीजिए, खूब मौज मस्ती कीजिए। बाय टू ऑल, बाय टू एवरीवन, बाय बच्चों, बाय।